हेलो फ्रेंड्स। तो हम फिर से आ गए हैं अपने पॉलिटी के लेक्चर में। तो आई होप आपने कल वाला अपना रिवाइज कर लिया होगा अपने नोट्स से, और लेक्चर भी देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने हैं, राज्य क्षेत्र किस तरीके से बनाए गए थे और किस तरीके से स्वतंत्रता से पहले का समय था और स्वतंत्रता के बाद के समय अब हो रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कल कहाँ पे छोड़ा था कि हमने देखा था स्वतंत्रता से पहले हमारे वहाँ पे कितने थे, दो तरह के, दो वर्गों में विभाजित थे जो राज्य क्षेत्र थे। एक तो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे और एक हमारे देसी रियासतों के अंतर्गत आते थे। तो जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे तो वो तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलते थे, गवर्नर होता था, वाइसराय होता था। और जो देसी रियासतें थी उसमें राजा महाराजाओं का हमारा रहता था। ठीक है, चलती ही ब्रिटिशर्स की थी लेकिन राजा महाराजा वहाँ पे अपने शासन जो है उनका उनका ही चलता था पहले की तरह। ठीक है, हालांकि उनके ऊपर जो है ब्रिटिशर्स होते थे। तो जब हमारा भारत स्वतंत्र होने वाला था तो उस टाइम पे हमारे वहाँ पे टोटल कितनी रियासतें थी पड़ा था हमने, बताइए। 552 रियासतें थी। 552 रियासतों में से 549 जो रियासतें थी वो लोग तो आसानी से भारत मतलब तैयार हो गए थे भारत में शामिल होने के लिए। लेकिन जो तीन रियासतें थी ना, जब हमारा विभाजन हो रहा था पाकिस्तान और भारत का, तो उन्हें छूट दी गई थी ना कि वो लोग या तो स्वतंत्र रह सकते हैं या फिर भारत में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में, वो उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग था। लेकिन हुआ ये कि जो 552 में से 549 तो शामिल होने के लिए रेडी हो गई थी अच्छे से। लेकिन जो तीन रियासतें थी ना, वो तीन रियासतें थी आपकी, एक जूनागढ़ थी, एक जम्मू कश्मीर थी और एक हैदराबाद थी। तो ये जो तीन रियासतें थी ये तीन जो है नहीं हो रही थी। तो फिर बाद में जो है इनको भी शामिल करवाया गया। ठीक है, तो हस्ताक्षर हुए, विलय पत्र में हस्ताक्षर हुए, तो इन सब बाद में इनको भी जो है शामिल करा ही लिया गया। तो उसके बाद जो है आज हम इसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले वही जो मैं रोज़ कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, आज हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा मूल संविधान था 1949 में बना था ना, हमारा मूल संविधान कब बना था? 26 नवंबर। तो जब 1949 में हमारा जो मूल संविधान बनाया गया था उसमें भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया था। जब हमारा जो मूल संविधान बना था, मतलब जो ओरिजिनल जो हमारा संविधान उस टाइम बनाया गया था, तो उसमें जो राज्य क्षेत्र बांटे गए थे वो किस तरीके से बांटे गए थे, उनका वर्गीकरण किस तरह से हुआ था, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो राज्य क्षेत्र थे अब तो वो नहीं है। उसके बाद तो बहुत सारे हमारे संविधानों में संशोधन हुए, बहुत राज्य क्षेत्र की सीमाएं बढ़ाई गई, घटाई गई, कई राज्यों को दो में बांटा गया। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे चेंजेस अब देखने के लिए मिलते हैं। तो हम फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, जो मूल संविधान हमारा था उसमें 1949 वाला, उसमें राज्यों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया था, फिलहाल हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो 1949 के जो मूल संविधान था ना, उसमें चार भागों में राज्य क्षेत्रों को बांटा गया था। ठीक है, वो चार राज्य क्षेत्र वो चार पार्ट कौन कौन से थे? तो चार पार्ट्स में बांटा गया था, जो कि थे हमारे भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी, इनमें बांटा गया था। अब जो भाग ए था उसमें कौन से राज्य क्षेत्र आए? उसमें वो राज्य क्षेत्र आए थे जिनको 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया था। ठीक है, जब 1935 वाला जो अधिनियम बना था, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कॉल आ गई थी कंपनी की। तो हाँ, तो हम कहाँ थे कि तो ये जो भाग ए, भाग बी और भाग सी, ठीक है, ये बने हुए थे भाग डी। तो इसमें जो भाग ए था इसके अंतर्गत वो वाले राज्यों को शामिल किया गया था जिन्हें 1935 का जब अधिनियम बना था, भारत शासन अधिनियम, उसमें जिन राज्य क्षेत्रों को प्रांत कहा गया था उनको भाग ए वाले राज्य में शामिल किया गया। मतलब कि प्रांत का मतलब क्या है कि वहाँ पर गवर्नर का शासन हुआ करता था। ठीक है, 1935 अधिनियम के तहत जिन्हें प्रांत कहा गया था, जहाँ पे गवर्नर का शासन हुआ करता था ब्रिटिश भारत का, उनको भाग ए वाले राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया। ठीक है, अब जो भाग बी वाला जो राज्य बना था उसमें किनको शामिल किया गया?
इसमें उनको शामिल किया गया जो बड़े आकार की देसी रियासतें थी। देसी रियासतें मतलब बड़े बड़े आकार के राजा महाराजाओं वाला जो एरिया हुआ करता था, जहाँ पे उन लोग का शासन हुआ करता था, उस वाली देसी रियासतों को जो है भाग बी में शामिल किया गया। तो आपको भाग ए में किसे शामिल किया गया? भाग ए में ब्रिटिश भारत वालों को शामिल किया गया, जिन्हें प्रांत कहा गया था 1935 अधिनियम के तहत। और भाग बी में किसे शामिल किया गया? भाग बी में देसी रियासतों को, बड़े आकार वाली, मतलब जिनका बड़े उसमें शासन रहता था, जैसे कि हैदराबाद। ठीक है, उस टाइम पे हैदराबाद जो है एक बड़े तबके की हमारी देसी रियासत हुआ करती थी। फिर भाग सी की बात करें तो भाग सी में हमारे कौन थे? भाग सी में ब्रिटिश भारत के जो मुख्य आयुक्त का शासन था, जिन एरिया पे मुख्य ब्रिटिश भारत के मुख्य गवर्नर नहीं, मुख्य आयुक्त का शासन हुआ करता था। और कुछ कुछ छोटी छोटी रियासतों को भी इसमें भाग सी में शामिल किया गया था। अब भाग डी में कौन से राज्य क्षेत्र थे? भाग डी में उन राज्य क्षेत्रों को लिया गया था जो मतलब हमने अर्जित किए थे, जो मतलब हमें मिले थे या हमने किससे लिए थे? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा हमें मिले थे या हमने अर्जित किए थे। ठीक है, किसी और से, मतलब बाहर के विदेशों से हमने अर्जित किए थे, उनको जो है भाग डी में शामिल किया गया। विदेशों से अर्जित का मतलब समझ रहे हो कि जहाँ पे विदेशियों का शासन था, मतलब एक तो होता था ब्रिटिश भी विदेशी थे, लेकिन उन लोगों ने हमको गुलाम बना के रखा था। लेकिन कुछ एरिया ऐसा था जो दूसरे लोगों ने जो है अपने कब्जे में लेके उसमें शासन उन्हीं का था, विदेशियों का। तो उन्होंने जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने हमारे जो देश थे हमें को दे दिए थे उन्होंने। उनसे हमें ज़्यादा बहुत युद्ध वगैरह नहीं करना पड़ा, या हमें ऐसी कोई स्वतंत्रता की उनसे लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। उन्होंने जो है कुछ नियम कानूनों के तहत हमें ये ऐसे ही हमारे जो क्षेत्र थे वो हमें दे दिए थे। जैसे कि गोवा हो गया, पुर्तगालियों का शासन था ना वहाँ पे। दमन दीव हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो ये जो क्षेत्र थे ये फ्रांसीसियों, डच और ये उनके अंतर्गत आते थे, पुर्तगालियों के। तो ये वाले जो क्षेत्र थे उनको जो है भाग डी में शामिल किया गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ये चार जो है मूल संविधान में इन चार राज्य क्षेत्रों को जो है रखा गया था। अब क्या हुआ कि वर्ष 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुई। ठीक है, 1953 में क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और उसकी सलाह पर, ठीक है, जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की हमारी स्थापना हुई 1953 में। ये वैसे ये वर्ष याद रखना पड़ेगा 1953 कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। ठीक है, तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसने जो है अपनी सलाह पर जो है एक संसद में इसकी जो सलाह पर संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को पारित किया। ठीक है, संसद ने इस अधिनियम, ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पर कौन से 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को पारित किया। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आप यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे। तो जब ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया तो इसके माध्यम से भारत के जो संपूर्ण राज्य क्षेत्र था उसको अब केवल 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहले कितने पार्ट्स में थे? 4। जो मूल संविधान था उसमें हमारे कितने पार्ट्स में थे? 4 पार्ट में थे। लेकिन जब 7वां, ठीक है, 7वां जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा हुआ तो उसमें हमारे केवल 2 पार्ट्स में जो है इनको वर्गीकृत किया गया, 2 पार्ट्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो वो 2 पार्ट में कौन कौन से राज्य आएंगे? एक तो जो हमारा स्टेट होता है, राज्य होता है, और एक दूसरा हमारा यूनियन टेरिटरीज आएंगी, यानी कि संघ क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश भी हम उन्हें कहते हैं। तो 2 वर्ग के राज्य आएंगे, एक तो राज्य होगा और एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर पर हमारे कौन से राज्य शामिल किए गए? जो सी या डी में थे, मतलब कि सी और डी वाले भाग में कौन से थे हमारे? सी और डी में हमारा एक तो था जो उसमें ब्रिटिश भारत का आयुक्त शासन करता था, या फिर छोटी छोटी देसी रियासतें थी, उनको शामिल किया गया था केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत, या फिर किसे शामिल किया गया था?
जो भाग डी में यानी कि जो अर्जित किए हुए हमारे क्षेत्र थे, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, गोवा हो गया, पुदुचेरी हो गया, है ना। तो ये वाले जो क्षेत्र थे इनको जो है संघ शासित प्रदेश में शामिल किया गया, यानी कि बेसिकली भाग सी, मूल संविधान के भाग सी और भाग डी में जो राज्य क्षेत्र थे उनको किसमें, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। ठीक है, तो आगे चलकर जो है फिर आगे क्या हुआ कि बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था उस टाइम पे सी और डी के अकॉर्डिंग, लेकिन आगे चल के कुछ इनमें से ऐसे हुए केंद्र शासित प्रदेश जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया, या फिर उनको जो है केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया। अब पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मतलब जैसे कि अगर 7वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारा हिमाचल प्रदेश था, मणिपुर था, त्रिपुरा था, इनको जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर से संशोधन करके जो है इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और कुछ अर्जित राज्य क्षेत्र जैसे कि पांडुचेरी, दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली, चंडीगढ़, इन जो ये क्षेत्र थे इनको केंद्र शासित प्रदेश में ही शामिल रहने दिया गया। ठीक है, इनको केंद्र शासित ही बनाया गया। अब केंद्र शासित प्रदेशों का गठन देखते हैं हम कि कैसे। ठीक है, क्या देखते हैं हम, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कि कैसे हुआ, क्या इसमें कानून, लॉ, जो भी अनुच्छेद हैं वो चीज़ें देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन काल में 1874 में कुछ जिले थे जिनको अनुसूचित जिला बनाया गया। ठीक है, जब ब्रिटिश का शासन था तो 1874, ठीक है, डेट याद रखिएगा, डेट इतना सन याद नहीं रहता, लेकिन एक मोटा मोटा दिमाग में आप इसको बैठा लीजिए कि ब्रिटिश शासन में सदी याद रख लीजिए, 18वीं 17वीं, है ना, इस तरीके से। तो ब्रिटिश शासन काल में 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए थे जिन्हें मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र नाम दिया जाने लगा। ठीक है, इन्हें क्या नाम दिया जाने लगा, मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र, और यही मुख्य आयुक्तीय क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर वही चीज़ है यहाँ पे भी कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जो है इन्हें ही, जो ये मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र बनाए गए थे ब्रिटिश के अंतर्गत, इन्हें ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। अब इसमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, शुरुआत में इन सबको भी जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन बाद में इन्हें जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। फिर दूसरी ओर वो जो भाग डी में थे, मूल संविधान के भाग डी में जो क्षेत्र थे, यानी कि जो क्षेत्र हमने अर्जित किए थे पुर्तगालियों से और फ्रांसीसियों से, डच लोगों से, तो उनको भी जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो जैसे कि वर्तमान में, अभी हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो छोटी सी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए कि जो वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं हमारे दिल्ली, दादरा नागर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, और लास्ट है आपका 9 जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये अभी रिसेंटली हमारे 1-2 साल पहले ही बने हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 370 को फिनिश करके। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो नाम है ये आपको कैसे याद होते हैं, जब आप इसको फॉलो करते हैं, इसको पढ़ते वक्त मैप को, कि आप मैप है ये आपका, मैप को आप देखिए कि कहाँ पे लक्षद्वीप है, कहाँ पे चंडीगढ़ है, कहाँ पे अंडमान निकोबार है, दमन द्वीप कहाँ पे है, ठीक है, पुदुचेरी कहाँ पे है। तो ये चीज़ें आप जब मैप में देखेंगे, 2-3 बार आप पढ़ते वक्त मैप को फॉलो करेंगे, टिक लगाएंगे कि मैप में वो चीज़ कहाँ है, तो आपको ये ऑटोमेटिक ही आपको ये याद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कुछ ऐसे द्वीप जिनका पहले, या कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनका पहले क्या नाम था और बाद में क्या नाम है। ये इतना वो है नहीं, लेकिन यह है कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि कभी एग्जामिनर ने पूछ लिया तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अपना पढ़ा हुआ, आपका रीड करा हुआ होना चाहिए। वर्ष 1793 तक लक्षद्वीप को क्या कहा जाता था, लक्काद्वीप मिनिकॉय, यानी कि लक्षद्वीप का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, लक्काद्वीप मिनिकॉय, और अमनदीवी द्वीप के नाम से इसे जाना जाता था लक्षद्वीप को।
फिर वर्ष 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कब बनी? 1992 में। वर्ष 2006 तक पुदुचेरी को पौंडीचेरी के नाम से, ये तो सभी को पता होगा कि पहले पुदुचेरी को पौंडीचेरी कहा जाता था, तो 2006 के बाद जो है इसको पुदुचेरी के नाम से जाना जाने लगा। अब हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के कारण क्या है। ठीक है, क्यों उनको जो है गठित किया गया केंद्र शासित प्रदेशों को, क्योंकि राज्य भी तो बना सकते थे, केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों बनाया है ना, क्यों जरूरत पड़ी उनको इसका केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा देने की या दो भागों में राज्य क्षेत्र को डिवाइड करने की। तो यहाँ पे पहला कारण है राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, जैसे कि दिल्ली और चंडीगढ़, ये दो ऐसे हैं यहाँ पे हमारे राजनीति और प्रशासनिक कार्यों के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा है हमारा सांस्कृतिक भिन्नताएं, जैसे कि पुदुचेरी, दादरा और नागर हवेली, यहाँ पे हमारी जो है कुछ सांस्कृतिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर पुर्तगालियों ने हमें ये दे दिया है तो यहाँ पे वो लोग बसे ही नहीं होंगे या वो पूरे ही सब लोग चले गए होंगे। कुछ तो क्रिश्चियंस वहाँ पे रह रहे होंगे या वहाँ पे उनकी जो सांस्कृतिक उन्होंने इमारतें बनाई हैं उन सब का भी कुछ ना कुछ महत्व होगा, तो वही चीज़ है। फिर है सामरिक महत्व। सामरिक महत्व की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें आ जाते हैं और लक्षद्वीप आ जाता है। जैसे कि अंडमान निकोबार का एक अलग ही महत्व है, व्यापारिक तरीके से अगर हम देखें या फिर ऐतिहासिक तरीके से भी इसका एक अपना महत्व है। फिर पिछड़े एवं अनुसूचित लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था करी है, जैसे कि हमारा मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हमारे जो है अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनके लिए उनके भी विकास के लिए इन क्षेत्रों को जो है एक विशेष दर्जा दिया गया, ताकि इन यहाँ पे जो आदिवासी हैं, जो हमारी प्रकृति के प्रेमी हैं, प्रकृति का हमारी इतना ख्याल रखते हैं, उनके विकास के लिए भी कार्य किया जा सके, इसीलिए जो है इनको एक अच्छा विशेष दर्जा यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इसीलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन अब तो खैर ये राज्य क्षेत्र हैं। फिर है कि विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम में परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि जैसे राज्य है केरल, केरल राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम थी, इसका बाद में नाम क्या कर दिया गया? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, वर्तमान में जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, पहले त्रिवेंद्रम थी। तो इसको कब चेंज किया गया था? 1991 में, यानी कि 1991 तक केरल की राजधानी क्या थी? त्रिवेंद्रम थी। 1996 में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास हुआ करती थी, जिसे बाद में चेन्नई का नाम दिया गया। 1996 में महाराष्ट्र की ही राजधानी बम्बई थी, जिसे मुंबई बोला गया। ठीक है, तो ये सन के साथ आपको याद रखना है। 1991 में केरल का आ जाता है, 96 में आपका तमिलनाडु और मुंबई आ जाता है, जिसकी मद्रास से चेन्नई हुई और बम्बई से मुंबई हुई। 2001 में पश्चिम बंगाल, जिसकी कलकत्ता थी, जो कि अब कोलकाता हो गई। 2006 में कर्नाटक की चेंज की बंगलौर से बंगलुरु। ठीक है, इसके बाद है हमारा राज्य पुनर्गठन। अब राज्य पुनर्गठन की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने फ्रांस और पुर्तगाल द्वारा शासित कई क्षेत्रों को भारत में मिलाया। ये मैंने आपको बताया था अभी, जो हमने अर्जित क्षेत्रों की बात की ना, जो विदेशी क्षेत्रों का समावेशन, मतलब कि जहाँ पे हमारे विदेशियों का शासन हुआ करता था स्वतंत्रता के टाइम पे, वो पहले से ही वहाँ पे शासित कर रहे वो, लेकिन ऐसे उनका ये वो नहीं था मोटिव कि हमें पूरे भारत पर राज करना है या फिर यहाँ पे फूट डालनी है। वो लोग जस्ट एक व्यापार करने आए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ क्षेत्रों को अपने उसमें लेके वहाँ पे उन्होंने अपना उतने एरिया में ही उन्होंने अपना शासन स्थापित कर दिया। तो उन विदेशी क्षेत्रों का समावेशन जो है ये भारत में हुआ 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो फ्रांस के अधीन हमारे कौन कौन से क्षेत्र हुआ करते थे? तो फ्रांस के अधीन हमारे क्षेत्र हुआ करते थे चंद्रनगर, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम। ठीक है, तो ये चार तो ये पौंडीचेरी के ज़िले हैं, 4 ज़िले पौंडीचेरी के। पौंडीचेरी जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो पौंडीचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके 4 ज़िले हैं केवल, जिनके नाम हैं पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम। और मज़े की बात यह है कि ये चारों अलग अलग जगह पे हैं, मतलब अलग अलग एरिया में हैं। जैसे कि 2 पश्चिमी तरफ हैं घाट में, 2 पूर्वी घाट की तरफ हैं।
तो ये आपको तब मिलेगा जब आप मैप देखेंगे, ठीक है। जैसे माहे, यनम, ये कहाँ पे है, ठीक है, तो एक केरल में पड़ता है। तो ये जो है चंद्रनगर, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ये जो है फ्रांस के अधीन हुआ करते थे। और पुर्तगाल के अधीन कौन सा क्षेत्र था, जो ये गुजरात की तरफ को, गुजरात के तट में दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप और गोवा, ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र वाला जो दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप और गोवा वाला जो क्षेत्र था, ये पुर्तगाल के अधीन हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगस्त 1961 में दादरा नगर हवेली भारत का 7वां केंद्र शासित बना था, ठीक है। कब बना था दादरा नगर हवेली भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश? 1961 में। 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन द्वीप केंद्र शासित क्षेत्र बने। आपको पता है कि जो ये पुर्तगाली जो गए थे गोवा से, ये 1961 में भी गए थे। ऐसा नहीं है कि इनके लिए भी कुछ हमारे वो हुए थे, धरना वगैरह इस टाइप के चीज़ें हुई थी गोवा को अपने उसमें लेने के लिए, तो वो सब चीज़ें हुई थी 1961 में। फिर 1967 में मतगणना के आधार पर गोवा ने महाराष्ट्र में मिलने से इनकार कर दिया। जब 1961 में मतगणना हुई तो 1967 में मतगणना के आधार पर जब ये हुआ तो गोवा ने जो है मना कर दिया कि हम महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगे, हमें एक स्वतंत्र चाहिए। तो मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के अनुसार गोवा जो है भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बना, ठीक है। 25वां स्वतंत्र राज्य कौन बना? गोवा बना। किस संशोधन के तहत? ये चीज़ याद रखना, ये आ सकती है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है कि जो गोवा है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है अलग राज्य बना था। तो ये 1987 के 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन के अनुसार जो है अलग बना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 राजसी राज्य, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं इनको, जो कि मिलकर पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन बना, ठीक है। तो पेप्सू का नाम आपने सुना होगा पहले। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने देखी, ठीक है। तो अब है हमारा फजल अली आयोग, ठीक है। ये फजल अली आयोग क्या था? ठीक है, ये फजल अली एक आयोग था जिसने वर्ष 1955 में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी थी। सिफारिशें मतलब कि उसने जो उसको बातें रखनी थी अपनी, या जो बातें उसको सरकार से कहनी थी, वो उसने अपनी बातें या सिफारिशें जो हैं 1955 में सरकार के समक्ष रखी, जिनके प्रावधान इस प्रकार हैं, या रिपोर्ट भी कह सकते हैं हम। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में रखी, जिसमें क्या कहा गया कि किसी भी राज्य के पुनर्गठन में, ठीक है, सिफारिशें मतलब कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था जिसके तहत राज्यों का निर्माण हो रहा था, तो एक फजल अली आयोग था जिसने ये कहा कि हाँ ठीक है, आप राज्यों को तो अलग कर रहे हैं, ठीक है, आप राज्यों को अलग कीजिए, आप राज्यों को नई सीमा दीजिए, चाहे उनकी सीमा घटाइए, चाहे 2 राज्यों को अलग अलग बनाइए, लेकिन उसके लिए कुछ प्रावधान जो है निश्चित होने चाहिए, ताकि कभी भी हमारे देश में फिर से अंदरूनी झगड़े ना हों, ठीक है। तो इसलिए जो है कुछ ये फजल अली आयोग ने कुछ प्रावधान जो हैं दिए, जो इस प्रकार हैं। क्या है ये प्रावधान? किसी भी राज्य के पुनर्गठन में भारत को एकता एवं सुरक्षा की प्रमुखता दी जानी चाहिए, ठीक है। यदि कभी भी कोई राज्य का पुनर्गठन होगा, कोई नया राज्य बनेगा, या कोई एक राज्य में से 2 राज्य निकलेंगे, यानी कि एक राज्य को अलग करके 2 राज्य बनाए जाएंगे, तो वहाँ पे जो है एकता और सुरक्षा को पहले प्रमुखता दी जाए, क्योंकि कई जगह क्या होते हैं, दंगे हो जाते हैं ना, तो लोगों को पसंद नहीं आता है कि अलग अलग कर दिया है ना। तो वही चीज़ है कि एकता और सुरक्षा की प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो पहला प्रावधान ये कहा गया। दूसरा कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन से में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, यानी कि भाषा जो है, अगर आप किसी राज्य का गठन हो रहा है, कोई राज्य नया बन रहा है, तो वहाँ पे आपको किसको अहमियत देनी है? भाषा को, क्योंकि भाषा से ही जो है एक राज्य का निर्माण हो सकता है, ऐसा उस टाइम पे मानना था कि एक तरह, क्योंकि अगर भाषाई आधार पर अलग करेंगे तो लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होंगी तो
अगर एक भाषा के लोग एक राज्य में रहेंगे तो उससे थोड़ी आसानी होगी हर कार्य में। इस सोच के आधार पर कहा गया कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इस प्रकार भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जो आयोग ने एक राज्य और एक भाषा, ये जो एक इस भाषा के चक्कर में भी बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत धरने हुए थे, और एक साउथ में एक थे जिनकी मृत्यु भी हो गई थी, हम आगे देखेंगे। तो तेलुगु के उसमें हुई थी उनकी मृत्यु, ठीक है, अनशन कर दिया था उन्होंने। तो वही चीज़ है कि भाषा के फॉर्मूले को जो है सरकार ने या आयोग ने अस्वीकार कर दिया, कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि हम सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं देख सकते हैं। हमें उस टाइम पे क्या था कि एक नए भारत का निर्माण करना था, विकास की ओर जाना था, है ना। तो वहाँ पे अगर हम भाषा को देखते तो नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो है प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक परिस्थितियों को भी वहाँ पे देखना था कि कहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ का जो है अपना महत्व होता है। हम पूरी तरह से लूट चुके थे, पूरी तरह से हम गरीब बना के छोड़ दिया था हमें ब्रिटिशर्स ने। तो उस टाइम पे हमें विकास की ओर बढ़ने के लिए आर्थिक परिस्थितियों को, खनिज संसाधनों को भी देखना था। तो इसीलिए जो है भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता था। हालांकि जब वहाँ पे साउथ में तेलुगु में वो हुआ था तेलुगु भाषा के लिए, तो वहाँ पे नेहरू जी ने बनवा दिया था भाषा के आधार पे। लेकिन ऐसे इस टाइम पे जो है वो कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था पहले, ठीक है। फिर फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में 16 नए राज्यों का निर्माण की सिफारिश की गई, ठीक है। फजल अली आयोग ने क्या कहा कि 16 नए राज्यों के निर्माण की सिफारिश की तथा 3 नए संघ शासित क्षेत्र के निर्माण की भी अनुशंसा की गई कि 16 नए राज्य बनाए जाएं और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। सरकार के द्वारा 1956 में आयोग की अनुशंसाओं में कुछ परिवर्तन करते हुए, ठीक है, ये वही है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 वाली बात हो रही है ये। तो इसमें जो है कुछ परिवर्तन करते हुए सिफारिशों को जो है स्वीकार किया गया। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ भाषा के आधार वाली चीज़ नहीं स्वीकार की गई, तो वहाँ पे जो है परिवर्तन किया गया। तो उसके बाद उनकी ये जो सिफारिशें ऊपर हमने पढ़ी थी वो सारी जो है एक्सेप्ट कर ली गई, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य तथा 6 नए संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया गया। अब आपको ये चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि 14 नए राज्यों का गठन एक साथ हुआ था और डेट क्या थी, 1 नवंबर 1956, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अगर वो इन 14 राज्यों में आता है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कब बने थे वो राज्य। और 6 नए संघ शासित क्षेत्रों का भी निर्माण किया गया। तो ये जो 14 राज्य थे नए, वो कौन कौन से थे? असम था पूर्व में, बिहार था पूर्वी एरिया में, बम्बई था पश्चिम में, जम्मू कश्मीर उत्तर में, पंजाब उत्तर में, उत्तर प्रदेश मध्य भारत में, मध्य प्रदेश हो गया मध्य भारत में, केरल साउथ में, मद्रास साउथ में, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पूर्व में, राजस्थान पश्चिम में और आंध्र प्रदेश। ये 14 राज्यों का जो है उस टाइम निर्माण किया गया। किसकी अनुशंसा पर? फजल अली आयोग की अनुशंसा पर। और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जो केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह, ठीक है। उस टाइम पे लक्षद्वीप को ही अमीनी द्वीप समूह कहा जाता था। तो बाद उस टाइम पे जो है ये 1956 के टाइम पे ये 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसमें से जो है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको बाद में जो है राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आज हमने जो जो पढ़ा ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप इसको देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें आसान हैं, आप 1-2 बार बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप 2-3 बार इसको रीड करेंगे ना, आपको ऐसे ही आ जाएगी। बस शर्त यह है कि आप जो भी पढ़ते हैं आप मैप को अपने पास में रखिए, ठीक है। बिना मैप के आपसे कुछ नहीं होगा। आप कितना ही पढ़ लें आपको लगेगा याद है, लेकिन ह्यूमन नेचर है, इंसान भूल जाता है जब तक कि देखी हुई चीज़ ना हो। तो जब भी आप एक तो आप
हिस्ट्री पढ़ते वक्त, एक ज्योग्राफी पढ़ते वक्त तो नेसेसरी है ही है, ज्योग्राफी पढ़ते वक्त तो आपको मैप अपने पास ही रखना है, लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ते वक्त भी मैप और ये पॉलिटी पढ़ते वक्त भी मैप को अपने पास ही रखिए हमेशा, ठीक है, ताकि आप, और कोई भी ऐसा वर्ड आता है कोई भी क्षेत्र के बारे, चाहे छोटे से छोटा आपको पता है उसका नाम, हर एक चीज़ आपको उसके बारे में पता है, लेकिन आप फिर भी उसको मैप में देखिए, उससे आपको पूरा क्वेश्चन ही लर्न हो जाता है, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी समझने की जो क्षमता होती है वो डेवलप होती है बजाय इसके रटने की, ठीक है। तो समझने की क्षमता को डेवलप कीजिए, रटने की क्षमता को डेवलप मत कीजिए। रटने की क्षमता जितनी है आप वहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि रट के कुछ नहीं होता है। मैं मानती हूँ रट के भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको आगे चल के वो मज़ा नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो समझ के पढ़िए, जिसके लिए हम आपके लिए अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम छोटी छोटी वीडियो आपको बोर भी नहीं करेंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ के साथ अच्छी अच्छी नॉलेज आपको देते रहेंगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो में नए हैं तो। ओके बाय।